Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 20th of April 2025. तो गाइज आज है तारीख 20 अप्रैल 2025 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड आर्टिकल्स को भी वहाँ पर ले पाएंगे, उनको पढ़ पाएंगे। एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। कम से कम एक बार जाकर चैनल को विजिट ज़रूर से कर लेना। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है तापी रिवर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं आज के सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि संडे में द हिंदू न्यूज़पेपर बहुत सारे लोग नहीं कवर करते। मैं आपको बता दूं, वो रियल यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं है तो बहुत बड़ा लॉस करंट समय पर फेस कर रहे हैं, क्योंकि संडे के द हिंदू न्यूज़पेपर में बहुत सारे रेलिवेंट फैक्ट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा होता है और डेली या कह सकते हैं हर संडे वो पब्लिश होता है। तो उसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज भी न्यूज़पेपर में काफ़ी काम के आर्टिकल्स हैं। जैसे हम सबसे पहले अपने थंबनेल वाले टॉपिक की बात करने वाले हैं, चाहे वो द हिंदू हो चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, दोनों में ही चर्चा हुई है। उसके अलावा और भी रेलिवेंट सोर्सेस, चाहे वो इंडिया टुडे हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, सभी जगह पे दोस्तों इसके बारे में बात हो रही है। और पता है, केवल आर्टिकल पढ़ना आपका काम नहीं है। आर्टिकल पढ़ के केवल जा रहे हैं तो एग्जाम का एक भी क्वेश्चन क्रैक नहीं होगा, ये सही बात है। आर्टिकल के साथ साथ उसका स्टैटिक डेटा, बैकग्राउंड डेटा कि आखिरकार यहाँ पे ये जो यूनेस्को की मेमोरी वाले ग्रुप के अंदर में इसको ऐड किया है, तो वो मेमोरी ग्रुप है क्या, काम कैसे करता है, अभी तक भारत ने कितनी चीज़ें इसके अंदर में शामिल की हैं। ये होता है दोस्तों प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना, जहाँ पर रियल तरीके से एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। मैं उठाऊं आर्टिकल, पढ़ाऊं, इधर उधर की स्टोरी जोड़ दूं, काम खत्म कर दूं, ये आपके काम का नहीं है। चलिए फिर आते हैं और सबसे पहले खबर क्या है सुनिए। भगवत गीता एंड नृत्य शास्त्र दोनों की एंट्री हो चुकी है यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, हेरिटेज बोल दिया मैंने, माफी चाहता हूं, वर्ल्ड रजिस्टर। इस रजिस्टर के अंदर में ऐसे बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर कल्चरल रिलेटेड थिंग्स को ऐड किया गया है पिछले कुछ समय पर। और जब ये पूरा न्यूज़ निकल कर आता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यहाँ पर इसके बारे में स्टेटमेंट दिया। मैं भी आपको बताऊंगा, चाहे वो नृत्य शास्त्र हो, भगवत गीता हो, दोनों को ही जगह मिल चुकी है यूनेस्को मेमोरी वर्ल्ड रजिस्टर के अंदर। ठीक है, ये आप देख पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट है, अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन अक्रॉस द वर्ल्ड, inclusion of Gita and Natya Shastra in UNESCO memory of the world register is a global recognition of our timeline's wisdom and rich culture. Gita and Natya Shastra have nurtured civilization and consciousness for centuries. Their insights continue to inspire the world. इसी आधार पे मैंने भी यहाँ पर थंबनेल में मेंशन किया, फ्रॉम कुरुक्षेत्र टू द वर्ल्ड रिकॉग्निशन। आइए बात करते हैं सबसे पहले कि आखिरकार ये यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर एग्जैक्टली है क्या। पहले ये भी तो पता होना चाहिए, नहीं तो फिर आधी अधूरी कहानी है, इतना पढ़ लो काम खत्म, ये तो केवल न्यूज़ है। खबर में तो बस खाली इतना ही है। अब दोस्तों यहाँ पर रियल तरीके से एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए न्यूज़ क्या है। न्यूज़ आपको पता चल चुकी है कि भारत के दो आइकॉनिक टेक्स्ट हैं, भगवत गीता एंड नृत्य शास्त्र, दोनों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर के अंदर में एंट्री मिल चुकी है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी चीज़, अब सर ये बता दो यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर ये एग्जैक्टली है क्या, जिसके अंदर में एंट्री मिली है। तो ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, जिसकी शुरुआत यूनेस्को की साइड से की गई थी 1992 में। ठीक है, तो यूनेस्को ने इस पूरे इनिशिएटिव की शुरुआत की है। शुरुआत करने का मेन पर्पज़ है दुनिया भर में जितने भी इंपॉर्टेंट होल्डिंग्स हैं, ठीक है, या जितने भी यहाँ पर कलेक्शंस हैं, उनको प्रोटेक्शन देना, उनको एक पहचान देना, उनकी वैल्यू को दर्शाना। ये मेन पर्पज़ है यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज का। ये क्या करता है, जितने भी डॉक्यूमेंट्री हेरिटेजेस हैं, जो हमारी धरोहर हैं, जो हमारा कल्चर है, इतिहास है, उसको यहाँ पर एक पहचान देता है, दुनिया में इंपॉर्टेंस देता है, दुनिया में एक पहचान बनाता है, दुनिया में यहाँ पर उसका एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। लेट्स से एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे पहले भगवत गीता का। तो भगवत गीता में आपको पता है कितना कुछ आपको मिल जाएगा आपके जीवन से रिलेटेड। इतना पुराना यहाँ पर आपको टेक्स्ट देखने को मिलेगा, लेकिन आज यहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है लोगों की लाइफ में। जो गाइडेंस यहाँ पर श्री कृष्ण के थ्रू दिया गया है अर्जुन को, उसके प्रति यहाँ पर आप देख पाएंगे कितनी सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीख सकते हैं।
तो भगवत गीता जब आप देखते हैं तो भगवत गीता ऑब्वियसली महाभारत का ही हिस्सा है। जैसे आपको पता है महाभारत के दौरान ही तो यहाँ पर श्री कृष्ण और अर्जुन जी के बीच में यहाँ पर ये बातचीत हुई थी, ठीक है, जिसको यहाँ पर भगवत गीता में दिखाया गया। तो ये डायलॉग, ये बातचीत हुई है, श्री कृष्ण जी यहाँ पर एक दिशा दिखा रहे हैं अर्जुन को, ठीक है, वो समझा रहे हैं धर्म क्या है, वो समझा रहे हैं कर्म योग क्या है, एक्शन क्या है, वो समझा रहे हैं जनन योग क्या है, नॉलेज क्या है, भक्ति योग, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है इतना ज़्यादा डेप्थ से कि इसमें हर चीज़ शामिल है, चाहे वो वैदिक हो, उपनिषद हो, सांख्या हो, बुद्धिस्ट, जैन, कार्विक ट्रेडिशंस भी यहाँ पर शामिल हैं। और भगवत गीता आज के समय पर केवल एक भाषाओं में अवेलेबल नहीं है दोस्तों, मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर में आपको ये देखने को मिल जाती है। बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स ऑलरेडी यहाँ पर इसको पढ़ चुके हैं, बहुत सारे थिंकर्स के थ्रू यहाँ पर वो पढ़ी जा चुकी है, चाहे वो महात्मा गांधी हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, एमर्सन हो या एल्बर्ट आइंस्टीन हो। तो भगवत गीता के बाद जो दूसरा टेक्स्ट है जिसको यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस मिला है वो है हमारा नृत्य शास्त्र। इंडिया का जो परफॉर्मिंग आर्ट है उसकी मेन नींव, मेन फाउंडेशन है दोस्तों यहाँ पर नृत्य शास्त्र, ठीक है, जिसको लिखा गया था भरत मुनि जी के थ्रू लगभग 2nd सेंचुरी BC के समय पर। आज यहाँ पे दोस्तों हम इस नृत्य शास्त्र को देखते हैं तो इस पे 36,000 वर्सेस शामिल हैं, 36,000 यहाँ पर ये जो पद हैं इसके अंदर में वो मेंशन देखने को मिलेंगे, जिनको नृत्य वेद के नाम से या फिर गंधर्ववेद के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और याद रखिए नृत्य शास्त्र के अंदर में इसके अंदर 5 मेन कंपोनेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। 5 कंपोनेंट्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले नृत्य, ड्रामा, फिर अभिनय यानी एक्टिंग, एक्सप्रेशन, ठीक है, वो नृत्य के समय पर जो एक्सप्रेशन दिखाया जा रहा है, फिर रास यानी एस्थेटिक इमोशन, भाव, इमोशन, संगीत, म्यूजिक, ये सब चीज़ें यहाँ पर आप देखने को मिल जाती हैं। ये 5 कंपोनेंट्स नज़र आते हैं हमारे नृत्य शास्त्र के अंदर, ठीक है। नृत्य शास्त्र को आज भी दोस्तों प्रोटेक्शन दी गई है, पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखा गया है कुछ इंस्टीट्यूट के अंदर में, लाइक यहाँ पे बात हो रही है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पुणे के अंदर में प्रेजेंट है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। अब आइए, ये तो मैंने आपको फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू दिया, अभी आपके पास में और भी बहुत सारे रेलिवेंट फैक्ट्स हैं प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि थोड़ा और गहराई में पढ़ना होगा, क्योंकि दोस्तों आप प्रिपेयर कर रहे हैं UPSC एग्जामिनेशन की। तो यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम आप समझ चुके हैं कि सर साल 2000 बोल रहा हूँ कि इसको साल 1992 के अंदर 1992 में इसको लॉन्च किया गया। किसको? यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम को, ठीक है। इसी वर्ल्ड प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, इसी वर्ल्ड रजिस्टर की बात कर रहे हैं, जहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को एक प्रोटेक्शन दी जाती है, जहाँ पर अभी हमारा नृत्य शास्त्र और भगवत गीता को शामिल किया गया है, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है इसका इंपॉर्टेंस आप समझ गए, रजिस्टर क्या है वो आप समझ गए, इसके बारे में अब देखो याद रखिएगा इसमें ना अपडेट होता रहता है, क्योंकि ये रजिस्टर तैयार करा गया है। इस रजिस्टर में यहाँ पर ये दुनिया भर के जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं उनको ऐड करते रहते हैं, तो हर 2 साल में इस रजिस्टर को अपडेट किया जाता है। द रजिस्टर हैज़ बीन अपडेटेड बाइनली, ठीक है। तो 1997 के बाद से इसको हर 2 साल में अपडेट करने लगे। 2017, 2023 में यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ। अब होता क्या है कि हर एक पर्टिकुलर कंट्री कम से कम 2 सबमिशन देता है अपनी साइड से, ठीक है, कि भाई यहाँ पर हमारी इन 2 चीज़ों को इसमें मिलना चाहिए। तो जैसे हमारी साइड से 2 सबमिशन क्या हुए थे, भगवत गीता, नृत्य शास्त्र, है ना, दोनों को यहाँ पर इंक्लूड कर लिया गया। अब धीरे धीरे करके देखोगे तो ये रेंज बढ़ती चली जा रही है। एक समय पर बहुत कम कंट्रीज़ थी जो इस तरीके से रिकमेंडेशन देती थी कि हमारे इन टेक्स्ट को ये यहाँ पर इंक्लूड कीजिए। आज वो रिकमेंडेशन इंक्रीज़ हो रहे हैं। करंट समय पर अगर हम यही स्टेटस को देखते हैं दोस्तों, तो इस रजिस्टर के अंदर में आज 570 एंट्रीज प्रेजेंट हैं। इस तरीके के 570 जितने भी हमारे टेक्स्ट हैं, उनसे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, उनको यहाँ पर रजिस्टर किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल में सबसे पहले आप देख पाओगे महावंश, ठीक है, श्रीलंका का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्रॉनिकल। देन उसके बाद में जापान के जो सकुबी यामामोतो हैं, उनकी ड्राइंग्स वो भी यहाँ पर शामिल की गई हैं। उसके अलावा 11,000 से ज़्यादा शैव सिद्धांत मैन्यूस्क्रिप्ट्स, उसके अलावा 430 आवर्स से ज़्यादा फ्रैंकफर्ट ऑक्सफोर्ड ट्रायल रिकॉर्डिंग, उसके अलावा शेख मुजीबुर रहमान की जो यहाँ पर 7 मार्च 1971 में स्पीच थी, ठीक है, बांग्लादेश को बनाने के पीछे उसके फादर कहलाए जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान। तो उनका वीडियो ये आज के समय पर यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है, ठीक है। इसको इस वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल करा गया है ताकि दुनिया इसके इंपॉर्टेंस को जाने। और
जैसे मैंने आपको बताया, इसमें टोटल 570 एंट्रीज प्रेजेंट हैं आज के समय पर इस रजिस्टर में। इसमें भारत के थ्रू लगभग 13 सबमिशंस करे जा चुके हैं। इंडिया ने अपने 13 एंट्रीज को यहाँ पर रजिस्टर करवाया है, ठीक है, जिसमें 2 जॉइंट एंट्रीज हैं अलग अलग देशों के साथ में भी। इंडिया के एंट्रीज की बात करेंगे तो हमारे जितने भी पुराने स्क्रिप्चर्स हैं, एंशिएंट स्क्रिप्चर से लेकर फिलोसॉफिकल वर्क, इवन आज के समय पर मॉडर्न एरा की इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी इसमें ऐड किया गया है। एग्जाम्पल, ऋग्वेद को 2005 में इस रजिस्टर में ऐड करवाया गया। फिर उसके बाद शैवाइत फिलोसोफर अभिनव गुप्ता के जितने इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो ऐड करे गए 2023 में। फिर फर्स्ट नॉन अलाइन मूवमेंट समिट जो हुआ दोस्तों, उसके जितने भी यहाँ पर आर्काइव्स हमारे पास में प्रेजेंट हैं उसको ऐड किया गया 2023 में, क्योंकि नॉन अलाइन मूवमेंट का भारत भी हिस्सा था। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी आर्काइव्स हैं वो 2003 में इसमें ऐड करे गए। तो ये मैंने बताया ना, एंशिएंट स्क्रिप्चर से लेकर मॉडर्न एरा पॉलिटिकल जितनी भी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर ऐड की गई। और मैंने आपको ये भी बताया था कि भारत के 13 सबमिशन इसमें से हुए हैं। याद रखिए, इन 13 में से 2 जॉइंट सबमिशन हैं जो हमने अलग देशों के साथ में किया है। 2 जॉइंट सबमिशन कौन कौन से? वही नॉन अलाइन मूवमेंट का सबमिशन और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्काइव्स का सबमिशन। इसमें हमारे साथ कौन कौन शामिल था? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के जब आर्काइव्स हमने सबमिट करे थे यहाँ पे प्रोटेक्शन देने के लिए, तो भारत के साथ साथ इसमें अल्जीरिया भी था, इजिप्ट भी था, इंडोनेशिया और सर्बिया भी था। और जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्काइव्स जब सबमिट करे थे तो उसमें इंडोनेशिया, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका भी शामिल था। तो याद रखना, ये जॉइंट सबमिशंस हैं। इतना डिटेल में विस्तार से क्वेश्चन बन सकता है। नाउ अब यहाँ पर हमने अपना सबमिशन भगवद गीता और नीतिशास्त्र पे रखा था। फाइनली यहाँ पर इसको भी वो पहचान मिल चुकी है और दोनों टेक्स्ट को करंट समय पर ऐड कर दिया गया है इस वर्ल्ड यूनेस्को मेमोरी रजिस्टर के अंदर में। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, आगे आते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर पर। लेकिन नेक्स्ट न्यूज़ पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप लोगों ने दोस्तों ये वाला PDF देखा, ठीक है, ये PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिया जाता है, एक मैगजीन की तरह। ये आपका डेली मैगजीन है दोस्तों, जो डेली मिलता है, जिसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन डिटेल्स इतना ज़्यादा विस्तार से आपको कहीं पर कंटेंट नहीं मिलता जितना विस्तार से यहाँ पर मिल रहा है, जिसको एग्जैक्टली आप अपने सामने देख भी पा रहे हैं, पढ़ भी पा रहे हैं। PDF अपलोड हो जाए तो यहाँ पर PDF अपने पास ओपन कीजिए, वीडियो देखिए और ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको मेमोराइज होगा। ठीक है, ये PDF डेली अपलोड होती हैं। हाँ, पिछले 3 दिन की पेंडिंग है, वो भी एक साथ हो जाएंगी कुछ इश्यूज़ की वजह से। अदरवाइज पिछले 2.5 से 3 साल रेगुलर PDFs आई हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ी पेमेंट बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाइएगा, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा। उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा, और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों यार, बाकी मेक श्योर क्या कर दो, वीडियो पे लाइक का बटन है, प्लीज़ आप सभी लोग प्रेस कर सकते हैं यार। 5000 लाइक्स का टारगेट होता है। आप लोग इस समय पर बहुत इग्नोर कर रहे हैं वीडियोस, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जो लाइक का बटन है उसको प्रेस करो। एक समय हुआ करता था, बहुत सारे लोग यहाँ पर वीडियोस देखा करते थे क्योंकि वो मॉर्निंग में अपलोड होता था, तब सिचुएशन डिफरेंट थी, अब सिचुएशन डिफरेंट है। लेकिन अब प्रेजेंटेशन भी बेटर है, पहले से कंटेंट भी बेटर है, ये भी हुआ है। लेकिन कंटेंट जहाँ बेटर हुआ वहाँ पे जो देखने वाले लोग हैं उनकी कमी हो गई। ठीक है, अब कोई बात नहीं, चल रहा है। सीरियस एस्पिरेंट अपने साथ में जुड़े हुए हैं, मुझे उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस उनकी लाइफ में मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं, वो अपने मम्मी पापा को प्राउड कर सकें। इससे ज़्यादा मुझे यार क्या चाहिए होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर पर। यह टॉपिक आपके आज के अखबार में पेज नंबर 2 पे प्रेजेंट है। GS पेपर नंबर 2 पॉलिटिकली रेलिवेंट है। मैंने टेलीग्राम पे मॉर्निंग में ही आर्टिकल शेयर कर दिया था, एक इंस्पिरेशन करके टैग देके। वाकई में एक इंस्पिरेशन है। ये जो यहाँ पर आपको एक महिला दिख रही हैं, इनका बाल विवाह हो गया था जब ये 12 साल की थी, और जिससे हुआ था, जिस लड़के से हुआ था, वो भी यहाँ पर अपनी बाल अवस्था में था, यानी कि वो भी कह सकते हैं कि उसके साथ भी बाल विवाह हुआ, दोनों का बाल विवाह हुआ। अब क्या हुआ, इन्होंने लाइफ में बहुत परेशानियाँ फेस की। जब मैं बात कर रहा हूँ, इनका नाम है सोनू कंवर। तो उन्होंने लाइफ में इतनी परेशानियाँ फेस की क्योंकि 12 साल की उम्र में यहाँ पर इनका बाल विवाह हो गया, और 17 साल की उम्र में इन्होंने ट्रिपलेट्स को जन्म दिया। ट्रिपलेट्स को यानी 3 बच्चे एक साथ यहाँ पर इन्होंने उनको जन्म दिया। अब क्या होता है, बहुत लाइफ में बहुत परेशानी फेस की इन्होंने, बहुत सारी कठिनाइयाँ फेस करने को मिली, क्योंकि दोस्तों चाइल्ड मैरिज के बाद जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है ना,
ये अर्ली प्रेगनेंसी सबसे ज़्यादा हेल्थ ख़राब करती है उस लेडी की, साथ ही साथ में उस बच्चे की जो जन्म लेता है, उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं होती जो बच्चा जन्म ले रहा है। तो इस चीज़ को लेकर अपनी परेशानियों को देखते हुए आज ये अपनी गाड़ी से जगह जगह पूरे गांव भर में, ठीक है, एक विलेज है, एक रिमोट विलेज है अजमेर के अंदर में, अजमेर के अंदर, तो वहाँ पर अपनी 2 व्हीलर 2 पहिए वाली गाड़ी से पूरे गांव में घूमती हैं और अवेयरनेस फैलाती हैं, जागरूकता फैलाती हैं कि देखो मैंने वो परेशानियां फेस की हैं, ज़िंदगी में कभी भी अपने बच्चों का, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, बाल विवाह मत करना। ठीक है, आज ये 28 साल की हैं, लगातार लोगों में जागरूकता फैला रही हैं और ऐसा नहीं हुआ कि इनकी जागरूकता से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इनकी अवेयरनेस से फ़र्क पड़ा। बहुत सारे केसेस यहाँ पर जो बाल विवाह के थे वो यहाँ पर थमे, वो रुके, वो उस चीज़ के बारे में मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, अब हालांकि हर एक जगह की थिंकिंग को नहीं चेंज कर सकते, तो इन्होंने उस चीज़ के बारे में मेंशन कर रखा है कि इनके हस्बैंड का प्रॉपर सपोर्ट रहा, इनके हस्बैंड का नाम है लक्ष्मण सिंह, तो इन्होंने इनको सपोर्ट किया, बराबर सपोर्ट किया कि वो इस लड़ाई को लड़ें जो बाल विवाह की स्थिति हो रही है, जिससे कि यहाँ पर परेशानी लड़के लड़की दोनों को हो रही है, उनके साथ में एक इनजस्टिस हो रहा है, उस इनजस्टिस को रोका जा सके। क्योंकि ये बाल विवाह दोस्तों केवल अब ऐसे देखने में इनजस्टिस नहीं है, उसके अलावा रियल इम्पैक्ट्स पड़ते हैं इसके एक पर्टिकुलर व्यक्ति के हेल्थ के ऊपर में, उनके मानसिक स्थिति के ऊपर में, जो बच्चा जन्म लेता है अर्ली प्रेगनेंसी से उसके ऊपर में, क्योंकि फिर उसका भी पूरा जीवन है, कितने सारे लोगों का जीवन यहाँ पर दांव पे लग जाता है। उस चीज़ के बारे में यहाँ पर शेयर किया। तो ये अवेयरनेस फैला रही हैं, यंग गर्ल्स को बता रही हैं, अपने आसपास के पड़ोस में जब ट्यूशन्स पढ़ाती हैं तो उनको बताती हैं, बाद में उन्होंने नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, फिर वहाँ पे इन्होंने वर्क किया, बच्चों के हक के लिए यहाँ पर ये लड़ रही हैं कि इनके रहते हुए इनके एरिया में बाल विवाह नहीं होने देंगी। समझ रहे हैं? तो ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा। अब आप सोचोगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्यों है? क्योंकि एग्जाम के लिए आपको पता होना चाहिए कि करंट समय पर भारत में ये बाल विवाह की स्थिति कहाँ पर प्रेजेंट है या कहाँ पर स्टैंड करती है, और इंडिया किस तरीके से इस चाइल्ड मैरिज को एंड करने की प्लानिंग कर रहा है, पता होना बहुत ज़रूरी है। आइए चलिए मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। ठीक है, आप इस वीडियो में तो परेशान मत होइए, हर एक आर्टिकल का डिटेल मिलेगा। न्यूज़ में क्या है ये आपको पता चल चुका है। कोविड-19 के समय पर पता है चाइल्ड मैरिज और तेज़ी से बढ़ गया था। ठीक है, बहुत तेज़ी से बढ़ा, लोगों को मौका मिला, बहुत शादियाँ हो रही थी कोविड-19 के समय पर, तो चाइल्ड मैरिज के अंदर भी बढ़ोतरी देखने को मिली। इंडिया में चाइल्ड मैरिज का स्टेटस, कुछ लिखो मत लिखो, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, या थोड़ा सा डेटा लिख लेना, नोट कर लेना, जैसा मर्जी हो कर लेना, लेकिन इसको याद रखना, कहीं पे आर्टिकल आ जाए आराम से कोट कर सकते हैं। भारत के अंदर चाइल्ड मैरिज नो डाउट पहले से कम हो रही हैं। 2005-6 के अंदर समय पर इंडिया में 47.4% के आसपास बाल विवाह हुआ करता था। 2015-16 के अंदर में ये कम होकर 26.8% हो गया। अभी सिचुएशन थोड़ी सी और थम चुकी है। पिछले 5 सालों के अंदर 3.5 पॉइंट से यहाँ पर दोस्तों ये बाल विवाह कम होता हुआ नजर आया है। तो आज भी जैसे एक समय था 47.4% के आसपास बाल विवाह होना भारत के अंदर, आज वो जो ट्रेंड है वो है 23.3%। कहोगे ये तो बहुत कम हो गया यार, है ना, लगभग आधा होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप ये 23.3% देश की आबादी के हिसाब से देखोगे तो ये नंबर अभी भी तो ज़्यादा है ना दोस्त। हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं? देश की आबादी अप्रॉक्सीमेटली 140 करोड़ से ऊपर, 141 करोड़। अभी सेंसस नहीं हुआ है, जनगणना होगा तो एग्जैक्ट पता चलेगा, जो इससे भी ऊपर होगी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इससे भी ऊपर हो गया वोट। तो उस परसेंटेज में हाँ 140-145 करोड़ में से 23% दोस्तों बहुत बड़ा नंबर हो गया। तो आज भी कंट्री के अंदर में हाई परसेंटेज में ये चाइल्ड मैरिज हो रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते जैसे पहले स्थिति थी वैसी है। सुधार काफ़ी ज़्यादा हुआ है, लेकिन अभी सुधार की और भी ढेरों आवश्यकता हैं। करंट समय पर कौन कौन से राज्य देखने को मिलते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा बाल विवाह नजर आएंगे, तो उसमें वेस्ट बंगाल टॉप पर है, सेकंड बिहार है, एंड थर्ड नंबर पर हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट त्रिपुरा है। ये इस लिस्ट को टैप करता है और ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है, कोई मैं अपने साइड से डेटा लिखकर नहीं लेकर आया हूँ। ठीक है, फिर कुछ राज्य आपको ऐसे देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर यह बाल विवाह कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है। अब बाल विवाह जब कम हुआ है वो कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक समय पर यह बाल विवाह 32.4% था, 2020-21 में कम होकर ये 23.1% हो गया। फिर राजस्थान में चाइल्ड मैरिज बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट था, एक समय पर बहुत ज़्यादा हुआ करता था, इसके अंदर भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। फिर हरियाणा। ये 3 वो स्टेट्स हैं जहाँ पर
बाल विवाह कम हुआ है। वेस्ट बंगाल, बिहार, त्रिपुरा के अंदर में ये बाल विवाह इंक्रीज हुआ है, याद रखिएगा। फिर अब बात आती है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल सिनेरियो के बारे में। तो यूनिसेफ का एक इंपॉर्टेंट डेटा है, थोड़ा सा यहाँ पर इस पर हम ध्यान देंगे। यूनिसेफ का डेटा ये बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जिनकी शादी हुई है बचपन में, चाइल्डहुड एरा के अंदर में, ऐसी गर्ल्स की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पर ईयर के हिसाब से 12 मिलियन के आसपास यहाँ पर ये नंबर स्टैंड करता है, जो मैसिव है। फिर जबकि 2030 में हमने क्या करना है, अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है। ये तो पता होगा दोस्तों, दुनिया भर की कंट्रीज ने मिलकर अपने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को चुना हुआ है, SDGs जिसको हम बोलते हैं, 2030 तक अचीव करना है। और इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हमारा एक और मेन उद्देश्य या मेन गोल क्या है कि सभी हार्मफुल प्रैक्टिस को रोकना, जैसे चाइल्ड मैरिज, फोर्स मैरिज, इन सब को रोकना। क्या हम रोक पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि अभी भी करोड़ों में चाइल्ड मैरिजेस के केसेस नजर आ रहे हैं। अब केस आता है लीगल इंटरवेंशन का। भारत में एग्जैक्ट लॉज क्या हैं जो चाइल्ड मैरिज को काउंटर करते हैं? फिर इससे भी पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर ऐसा क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि इतना लंबे समय से इतिहास चला आ रहा है, पहले भी ऐसे हो रहा था, आज भी ऐसा हो रहा है, तो इतनी रोक टोक क्यों? होने दो जो हो रहा है, ऐसा क्यों? अब देखो, समझो कि ये चाइल्ड मैरिज जो बाल विवाह कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस चाइल्ड मैरिज के ढेरों कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने देखने को मिलते हैं, यानी परिणाम इसके देखने को मिलते हैं। क्या परिणाम देखने को मिलता है? पहला परिणाम फिजिकल मतलब देखो, जब यहाँ पर बाल अवस्था में शादी हो चुकी है दोनों बच्चों की, तो इससे लगातार कह सकते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस आ सकते हैं, है ना, फोर्स्ड सेक्सुअल एक्टिविटी के केस आ सकते हैं, ये भी हो सकता है। अभी यहाँ पर उनकी मैच्योरिटी भी इतनी ज़्यादा अल्टीमेट लेवल पर नहीं पहुंची, अभी वो ज़्यादा मैच्योर नहीं है, मैच्योरिटी वाले एज में, उस दौरान ये केसेस आएंगे, समझ रहे हैं। फिर दूसरा इशू आएगा हेल्थ का। जैसे मैंने आपको बताया, अर्ली प्रेगनेंसी बहुत बड़ा कारण है। अर्ली प्रेगनेंसी की वजह से जो महिला है, या कह सकते हैं वो बच्ची है, जो 15 से 19 साल के बीच में यहाँ पर अगर वो प्रेगनेंसी की स्टेज में आती है, मदर बनती है एक, तो जिस बच्चे को जन्म दिया है उसके हेल्थ को लेकर समस्याएं, और अर्ली प्रेगनेंसी की वजह से उस महिला के ऊपर जो बर्डन पड़ा है उसकी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। चाइल्ड मैरिज का यहाँ पर ये कॉन्सिक्वेंसेस है, और इन सब की वजह से मेंटल प्रेशर बढ़ता है दिमाग पे। वही बताया जा रहा है, साइकोलॉजिकल बर्डन, पूरे परिवार का बर्डन। जिसके पास में भी मैच्योरिटी भी नहीं है, पूरे परिवार को संभालना है और अपने बच्चे को संभालना है एज अ मदर, ये सब यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल वेलबींग के ऊपर में नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। फिर डेवलपमेंट की बात आएगी। दूसरी चीज़ ये भी है, इससे क्या होगा, क्योंकि भाई 17 में शादी हो जाना, 18 में शादी हो जाना, उसकी एजुकेशन ही क्या पूरी हुई है फिर? ठीक है, तो लो एजुकेशन का यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू है। लाइफ में कोई स्किल नहीं है, आगे जाके यहाँ पे पुअर हेल्थ होगी, आगे जाके और भी कंडीशंस बुरी हो सकती हैं, तो अपने पास में कुछ नहीं है करने के लिए, डेवलपमेंटल इशू। फिर बात आती है ह्यूमन राइट वायलेशन की, यानी चाइल्ड मैरिज जो हो रही है, बाल विवाह, ये बच्चे के अधिकार को भी तो वायलेट कर रहा है। बच्चे को बहुत सारे राइट हैं, राइट टू फ्री एजुकेशन, राइट टू फ्री जॉय चाइल्डहुड, राइट टू डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अधिकार उनको दिए गए, तो उन अधिकारों का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। ये दोस्तों यहाँ पे परिणाम होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं चाइल्ड मैरिज के। इसलिए हमने बहुत सारे लॉज बनाए। पहला लॉ आता है दोस्तों 2006 के अंदर में, विच इज़ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, जहाँ पर बाल विवाह को रोकने के लिए सीधा इसके ऊपर रोक लगाने के लिए यहाँ पर कुछ नियम को प्रस्तुत किया गया। फिर हमने 2012 में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, जिसको हम पोक्सो के नाम से जानते हैं, पोक्सो एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया 2012 में, ताकि बच्चे को किसी सेक्सुअल ऑफेंस से बचाया जा सके। फिर 2021 में बड़ा बवाल हुआ था। 2021 में लगभग सर्दियों का समय था, तो उस समय पर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल को दोस्तों लेकर आया गया। अमेंडमेंट बिल है, याद रखना, पुराने वाले बिल में बदलाव करके नया बिल को प्रेजेंट किया गया, जिसको बोला गया अमेंडमेंट बिल। इसमें जो महिला की शादी की एज थी, जो 18 थी लीगल एज, उसको बढ़ा के 21 करने की बात की गई कि 18 नहीं 21 लीगल एज कर दो। 21 ईयर्स, कम से कम एक बच्ची जो 21 साल की हो जाएगी तभी यहाँ पर उसका विवाह किया जा सकता है। ये लीगल एज है, इससे कम में करोगे अगेन वो बाल विवाह कहलाएगा, वो हमारे नियम कानून के अगेंस्ट में है। ये केवल बिल के तौर पे दोस्तों आया, चर्चाएं बहुत हुई, अभी करंट समय पर एक्ट के तौर पे इंप्लीमेंट इसको नहीं किया गया। अब सुनिए, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि हेल्थ ऑफ अ वेमेन एंड हेल्थ ऑफ अ चिल्ड्रन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसी तौर पे गवर्नमेंट ने, सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स यहाँ पे शुरू की हैं जहाँ पे चाइल्ड मैरिज को रोकने की बात की जा रही है। ठीक है, जब हम बात करते हैं उन स्कीम्स की, तो सबसे पहले हमारे सामने स्कीम आती है विच इज़ सुकन्या समृद्धि योजना। याद रखिएगा,
एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, 2-3 स्कीम के नाम दे दिए जाएंगे, बताइए ये जो स्कीम है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम, ठीक है, ये क्या करता है, चाइल्ड मैरिज से लड़ने की बात करता है। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। जो यहाँ पे गर्ल चाइल्ड है, जो बच्ची है, उसके जीवन के कल्याण के लिए बात करता है। पेरेंट्स जो हैं उस बच्ची के, उन माता पिता को एंकरेज करता है कि माता पिता इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा सा फंड्स यहाँ पर बिल्ड करें अपने बच्चे की आगे पढ़ाई के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब पढ़ाई महंगी है तो सच्चा शादी कर दो। वो चीज़ यहाँ पर नहीं होगी। फिर दूसरा स्कीम जो यहाँ पर स्टार्ट किया गया विच इज़, यहाँ पे आप देखोगे वो है बालिका समृद्धि योजना। बालिका समृद्धि योजना की बात करते हैं तो ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, जहाँ पर केंद्र सरकार लगातार लड़कियों को जो स्पेशली यहाँ पर फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, जो स्कीम है इसका मेन पर्पस क्या है, जो गर्ल चाइल्ड है इसको प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर में पूरी पढ़ाई करवाना। ठीक है, इसका मेन पर्पस है जो गर्ल चाइल्ड है उसके वेलफेयर, अगेन उसकी कल्याण की बात करना, उसको एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देना। एजुकेशन होगा, स्किल्स होगा, आगे वो अपने लिए बहुत कुछ कर सकती है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्कीम है। सभी जितने भी गर्ल चाइल्ड वेलफेयर स्कीम में से सबसे ज़्यादा पॉपुलर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, इस स्कीम के अंदर में जो गर्ल चाइल्ड है उसको सेव करने की बात की, उसको एजुकेट करने की बात की, और इसलिए स्कीम आया ताकि गर्ल चाइल्ड की सेफ्टी को प्रमोट करें, और जीवन जब यहाँ पर आप कह सकते हैं उसका आगे बढ़ेगा तो उसको यहाँ पर अच्छी पढ़ाई मिल सके। फिर मैं आपको बता ही चुका हूँ प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021, इसमें महिला की जो एज है वो यहाँ पर 18 से 21 करने की यहाँ पर बात की गई। फिर केंद्र सरकार ने एक और चाइल्ड लाइन 1098 को भी इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, 24 घंटे अवेलेबल रहने वाला यहाँ पर एक इमरजेंसी नंबर है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई सपोर्ट चाहिए चाइल्ड मैरिज को, बाल विवाह को रोकने के लिए, इस नंबर पे कांटेक्ट किया जा सकता है। ठीक, चलिए दोस्तों, ये सारा का सारा डिस्कशन हो गया। अब यहीं पर आज मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, ज़रा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और मुझे लिख कर आपको सबमिट करना है। कहाँ पे सबमिट करना है, जस्ट अभी थोड़ी देर में मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट द स्टेप्स टेकन बाय द इंडिया टू एंड चाइल्ड मैरिज। बाल विवाह को रोकने के लिए भारत के थ्रू कौन कौन से कदम उठाए गए हैं ये आपने बताना है। तो बाल विवाह को समाप्त करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों का मूल्यांकन करें। 250 शब्दों में लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन PDF। मेरा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा और वहाँ पे आप अपने आंसर्स को लेकर जब आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी, सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, बढ़िया है। अगली खबर पर आते हैं। ये वाली खबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाली से, क्योंकि इसको तो हम डिस्कस करते रहते हैं रेगुलर। अभी प्रधानमंत्री, देखो बता देता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया जाने वाले हैं। तो सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं, इनके साथ में डिस्कशन होगा, बातचीत होगी। ठीक है, बातचीत के दौरान यहाँ पे जो IMEC कॉरिडोर है इस पे काम को बढ़ाया जाए, उसको लेकर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस होने वाला है। दैट्स इट, थोड़ा सा रुक जाइए, कल परसों में विजिट होगी, बहुत आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश होंगे। पहले यहाँ पर इस काम की खबर पर आइए। ये खबर जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा काम की है। आज न्यूज़पेपर में पेज नंबर 5 पे प्रेजेंट है। GS पेपर नंबर 1 एग्रीकल्चर से आप इसको लिंक कर सकते हैं। ये आर्टिकल बात करता है ओडिशा के बारे में। ओडिशा के हमारे बहुत सारे किसान हैं ऐसे जो यहाँ पर एक बहुत शानदार खेती कर रहे हैं। ठीक है, एक पैडी सीड के साथ, पैडी यानी कि हम धान की बात कर रहे हैं, उसके बीज के साथ। तो याद रखिए दोस्तों, ओडिशा में एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सीड वैरायटी चर्चाओं में है। उस सीड वैरायटी का नाम है क्योंझर कलाचंपा। क्योंझर नाम का यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है ओडिशा के अंदर, जहाँ पे बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, इवन एक PVTG भी रहती है, अभी समझाऊंगा उसके बारे में। तो क्योंझर कलाचंपा याद रखिएगा, ये एक ऐसी धान की वैरायटी है जिसको यहाँ पर एक किसान ने डेवलप की थी, और फिर उस वैरायटी की जो सीड्स हैं वही यहाँ पर अपने बेटे को दी आगे। फिर उससे यहाँ पर दोस्तों ये जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, इसका चलन चल रहा है। पता है इस बीज की खास बात क्या है? इस बीज की खास बात है, अगर आप इस वाले बीज से फसल को उगाते हैं या अपनी धान को उगाते हैं, एक तो उस धान में कोई बीमारी नहीं लगेगी या उस फसल में कोई कीड़े नहीं लगेंगे। इस तरीके से उसको बनाया गया है। ये एक बहुत शानदार कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर के प्रति। ये दर्शाता है नए इनोवेशन को, नए आविष्कारों को। यहाँ पे आप आराम से जब फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे,
है ना, कभी भी बहुत ज़्यादा खाद का इस्तेमाल कर लिया जाता है तो उससे फसल ख़राब हो जाती है, तो ये आराम से उसको मैनेज कर पाएगा, रिस्पॉन्स दे पाएगा। आप अगर देर से समय में, मतलब एक समय होता है फसल लगाने का, फिर एक समय आता है उसकी कटाई का, आप अगर इसको देर से भी लगा रहे हैं तो भी ये मैनेज कर पाएगा उस चीज़ को। ये इसकी खास बात है, इससे अच्छा क्या चाहिए। तो एक अच्छा प्रॉफिट क्रिएट कर सकता है हमारे फार्मर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट क्योंझर कालाचंपा। क्वेश्चन बन जाए कि दोस्तों क्योंझर कालाचंपा हाल ही में चर्चा में था, क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्योंझर कालाचंपा ये ओडिशा के अंदर में 780 धान की प्रजातियां हैं, वेराइटीज़ हैं, ठीक है, वेराइटीज़ कहना सही होगा। और इन वेराइटी में से एक वेराइटी दोस्तों क्योंझर कालाचंपा भी है, जिसको रजिस्टर कर लिया गया है PPVFRA के साथ में। ध्यान रखिएगा, PPVFRA में यहाँ पर रजिस्टर कर लिया गया है। PPVFRA क्या है? यह है प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, ठीक है, एक जुडिशियल बॉडी है, याद रखिएगा, क्वासी जुडिशरी बॉडी जो केंद्र सरकार के अंडर में आती है, जिनका मेन पर्पस है इस तरीके से एग्रीकल्चर के अंदर में एक ग्रोथ के ऊपर में ध्यान देना। तो इसके एक चेयरपर्सन भी होते हैं, उन चेयरपर्सन से कांटेक्ट किया गया। नाउ फाइनली यहाँ पर क्योंझर कालाचंपा ओडिशा की जो एक पैडी वैरायटी है, इसको रजिस्टर करवा दिया गया है PPVFRA के अंदर में। और ध्यान रखिए, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्रॉप देखने को मिलेगी दूसरे क्रॉप के कंपैरिजन में, कि ये हमारे फार्मर्स को जो नुकसान है वो ना के बराबर होने देगी, क्योंकि हर कंडीशन को ये फसल आराम से झेल सकती है। ठीक है, अब केवल इतनी बात काफ़ी नहीं होगी, अब थोड़ा सा और विस्तार से चलते हैं। ओडिशा के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, क्या है गोल्डन हार्वेस्ट, क्या है पैडी सीड का मामला। इंट्रोडक्शन आप समझ ही चुके हैं कि हाँ सर, क्योंझर कालाचंपा अभी करंट समय पर काफ़ी चर्चाओं में है, जो बहुत ज़्यादा पुरानी वैरायटी है धान की, जो ओडिशा से बिलोंग करती है। और जो ये वैरायटी है इतनी ज़्यादा स्पेशल है, जो हमारे एग्रीकल्चर के अंदर आविष्कार को दर्शाती है, फार्मर्स के राइट्स को दर्शाती है। नाउ फाइनली यहाँ पर इसको रजिस्टर करवा दिया गया है PPVFRA के अंदर में। तो अब इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट्स इसको भी मिलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन बन जाए कि सर बताओ PPVFRA क्या है। तो ध्यान में रखिएगा, ये हमारे प्लांट की वैरायटीज़ की सुरक्षा करने के लिए एक क्वासी जुडिशियल बॉडी को हमने बनाया। ये जो बॉडी बनाई गई है ये एक्ट 2001 के माध्यम से बनाई गई है। ठीक है, इसका नाम ही है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़। जो हमारी प्लांट की अलग अलग भिन्न भिन्न वैरायटीज़ हैं उसकी सुरक्षा करने का काम इसी PPVFRA का है। याद रखेंगे इसको। ठीक है, इसको लेकर आया गया ताकि इस पर एक कॉपीराइट दिया जा सके, इनकी मतलब जो वैरायटीज़ इसके अंदर रजिस्टर होंगी वो दूसरा कोई कॉपी ना कर सके, क्योंकि प्रोटेक्शन तो ऐसी हो सकती है, नहीं तो फिर यहाँ पर ये सर अभी क्योंझर है, कोई इसको कॉपी करके दूसरी जगह पर ले जाके लगाया कहेगा नहीं ये हमारी वैरायटीज़ है, तो वो कॉपी हो गई ना, इसकी ओरिजिनलिटी खत्म हो गई। तो प्रोटेक्शन करने के लिए इसमें हम रजिस्टर करवाते हैं, यहाँ पे हमने रजिस्टर करवा दिया। और जिस भी किसान ने इसमें योगदान दिया है इसको प्रोटेक्शन करने में, उनको रिकॉग्निशन, उनको रिवॉर्ड देने का काम भी PPVFRA एक्ट करता है। क्लियर हो गया। अब आइए फटाफट थोड़ा सा बेसिक डेटा क्योंझर कालाचंपा के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा हमारे पास में धान की वैरायटी जो कह सकते हैं कि जिसमें कोई बीमारी नहीं लग सकती, कोई कीड़े मकोड़े उसमें नहीं लग सकते। आप इसको हाई यील्डिंग वैरायटी कह सकते हैं। हाई यील्डिंग का मतलब इसका प्रोडक्शन मैसिव लेवल पर होता है। आप जब इसको ग्रो करेंगे ना तो 7,000 किलोग्राम के आसपास पर हेक्टेयर के हिसाब से आप इसको उगा सकते हैं। ठीक है, और क्लाइमेट रेजिलिएंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आज देख पाओगे दुनिया भर के देश क्लाइमेट चेंज के शिकार बन चुके हैं। लगातार टेम्परेचर का बढ़ना, गर्मी बढ़ना जो हमारे फसल को बर्बाद भी करता है, ये उसको भी झेल सकता है दोस्तों। ये है इसकी खास बात। फॉर्मल तरीके से इसको लेकर आया गया था 2013 में, बाकी केंद्र सरकार ने 2015 में इसको प्रॉपर तरीके से एक पहचान दी क्योंझर कालाचंपा को। ठीक है, पैडी सीड की वैरायटी है ये, याद रखिएगा। आगे आते हैं, अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। आगे रिसर्च में यहाँ पर ये बढ़ावा दिखा रहा है। ओडिशा गवर्नमेंट का यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है एक रोल देखने को मिल जाता है ना, वो समझाया गया। बाकी इसमें कुछ नहीं है कि इसके फ़ायदे तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। हाँ, थोड़ा सा ये पढ़िए दोस्तों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्पेशली क्योंझर की। तो हमने देखा, मैंने आपको पहले बता दिया था, क्योंझर ओडिशा का एक डिस्ट्रिक्ट है। यह है हमारा भारत, यह है ओडिशा। जूम करेंगे, ये रहा ओडिशा का मैप, ये रहा दोस्तों यहाँ पर क्योंझर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहीं पर अगर आप देखेंगे तो ये जो क्योंझर है इसको हम केंदुझर के नाम से भी जानते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट ओडिशा का इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ प्रेजेंट हैं, जो आदिवासी जनजातियां हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज़ की बात करते हैं तो भारत में ऐसी बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। इवन इसमें से 75 PVTG हैं जो खतरे में भी हैं। सबसे ज़्यादा ट्राइब्स आपको ओडिशा में देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा इस क्योंझर में केवल ट्राइब्स नहीं दोस्तों, यहाँ पे भर भर के मिनरल भी प्रेजेंट है, खनिज पदार्थ भी ढेर सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। कॉपर, बॉक्साइट जैसी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं।
ट्राइबल्स की बात करेंगे तो टोटल ट्राइबल्स का 45% का पॉपुलेशन आपको क्योंझर में देखने को मिल जाता है, जो इनके कल्चर, इनके एथनिसिटी, इनके डाइवर्सिफिकेशन को दर्शाता है। डेमोग्राफिक ट्रेंड्स को अगर हम देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा 2011 की जो जनगणना हुई थी, क्योंकि अभी लेटेस्ट जनगणना 2011 की है, 2021 में दोनों दोबारा होनी थी, हो नहीं पाई कोविड के चलते। अब जनगणना होगी कब होगी पता नहीं। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो जो शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन है, तो हमारे भारत में जितने भी शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन है उसका 45% पॉपुलेशन इसी क्योंझर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके अलावा ट्राइबल कम्युनिटीज़ की जब बात आती है, जिसमें हम पीवीटीजी को भी शामिल करते हैं, उसमें से मेन ट्राइबल कम्युनिटीज़ आपको यहीं पर क्योंझर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाती हैं। कौन कौन सी ट्राइबल कम्युनिटीज़ की दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मुंडा ट्राइब की बात कर रहे हैं, कोल ट्राइब, भुयान ट्राइब, जुआंग ट्राइब, सांथी, बतुड़ी, गोंड ट्राइब, संथल ट्राइब, ओरांग ट्राइब, कोंड ट्राइब। ठीक है, अब जुआंग हो, मुंडा हो, संथल, ओरांग, कौन सुनते होंगे, ये ट्राइब्स अक्सर न्यूज़ में रहती हैं, क्वेश्चन बनते रहते हैं। इसमें से जुआंग के बारे में याद रखेगा, जितनी भी ट्राइब्स के नाम मैंने लिए हैं, जुआंग ट्राइब इसमें से पीवीटीजी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों में लिटरेसी रेट कम है, ठीक है, इनकी संख्या भी लगातार कम होती चली जा रही है, थोड़े से पीछे रह चुके हैं, ठीक है, इसलिए उनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में रखा गया है। क्लियर हो गया। बाकी क्योंझर वाले रीजन में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट त्योहारों को मनाया जाता है। सबसे पहला फेस्टिवल है सरहुल। सरहुल को लेकर कुछ एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। सरहुल की जब बात होती है तो याद रखिएगा मुंडा ट्राइब के थ्रू सरहुल को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे जो हमारा नेचर है उसको हम पूजते हैं, स्पेशली साल के पेड़ हो गए, फ्लावर्स हो गया, इनको यहाँ पर पूजा जाता है, प्रकृति को यहाँ पर धन्यवाद किया जाता है, पूजा जाता है। ठीक है, फिर दूसरा जो सेलिब्रेशन यहाँ पे होता है फेस्टिवल का वो है सोहरई। सोहरई भी यहाँ पर मुंडा ट्राइब सेलिब्रेट करती है। ये कैटल प्रॉस्पेरिटी के लिए होता है, गाय भैंसों के लिए होता है, एग्रीकल्चर इकॉनमी को, ठीक है, एग्रीकल्चर जो इकॉनमी है उससे रिलेटेड यहाँ पर ये पूरा का पूरा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। फिर दूसरे और इंपॉर्टेंट लोकल फेस्टिवल्स ओडिशा में सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे कर्म पूजा, ठीक है, चैत्रा पर्व, देन उसके बाद नुखाई हो गया, राजा पर्व, बुरुंती चैत्रा, रथ यात्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। रथ यात्रा आप देखते होंगे, बहुत बड़ा इवेंट होता है ओडिशा के अंदर में। फिर उसके बाद की ट्राइबल डांस आपको नजर आएंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्राइबल डांसेस नजर आते हैं, लेकिन हम क्योंझर की स्पेशली बात कर रहे हैं तो इसमें छाऊ डांस बहुत पॉपुलर है। ठीक है, छाऊ डांस को इवन यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट के अंदर में कवर कर रखा है। फिर जुआंग डांस जो जुआंग ट्राइब के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। फिर हो डांस, हो चांगू डांस, तो हो चांगू डांस के बारे में आप ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो ड्रम हैं, ठीक है, वो यहाँ पर बजाए जाते हैं, थोड़ा इन्जॉयमेंट होता है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी डांस किया जाता है। ये सारे के सारे ट्राइबल डांसेस हैं, याद रखिएगा। फिर बात आती है इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल कॉन्टेक्स्ट की। जैसे मैंने आपको बताया क्योंझर की जब हम बात कर रहे हैं तो स्पेशली क्योंझर में ढेरों प्रकार के मिनरल्स प्रेजेंट हैं, यानी इसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ आपको देखने को मिलेंगे। खनिज पदार्थ में सबसे पहला आपका प्रेजेंट है आयरन ओर, ठीक है, क्रोमाइट के डिपॉजिट्स प्रेजेंट हैं। क्योंझर माना जाता है ओडिशा का एक माइनिंग हब है जहाँ पे बहुत सारा खनन किया जाता है। इनकी इकॉनमी की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट इकॉनमी ज़्यादा है, यानी खेती बाड़ी या जंगलों से जो प्रोड्यूस हो रहा है उसी पे ही ज़्यादातर लोग यहाँ पर डिपेंडेंट हैं। बहुत सारी यहाँ पर मिनरल एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री है, बहुत सारा मिनरल यहाँ से निकाला जाता है, ये भी याद रखिएगा। नाउ अब बात आती है दोस्तों इसमें चैलेंजेस के बारे में, यानी कि बहुत सारी चुनौतियों के बारे में। जब बात आती है चुनौतियों की तो जैसे हमने बताया क्योंझर माइनिंग हब है, तो खनन करने के लिए जगह खाली करवानी पड़ती है, वहाँ पे लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है, इधर उधर भेजना पड़ता है, उनके घर वगैरह बिगड़ जाते हैं। लाइवलीहुड लॉस आपको देखने को मिल जाएगा, कल्चरल एरोजन देखने को मिलेगा, बहुत सारे इंडिजिनस पॉपुलेशन का जो जीवन जीने का तरीका था वो ख़त्म हो गया इन माइनिंग की वजह से, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाई। कभी कभी यहाँ पे उनके एरिया में खनन शुरू कर दिया गया, उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, उनको डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं किया गया। ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने प्रेजेंट है, याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको आर्टिकल भी पढ़ा दिया, आर्टिकल के साथ साथ क्योंझर डिस्ट्रिक्ट के बारे में हर एक पर्टिकुलर बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दे दी है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है। हाँ, ध्यान में रखना है एक छोटा सा आर्टिकल और है जो भारत के पहले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में बात करता है। मैंने जानबूझ के छोड़ा है, मैंने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में आपको पढ़ा रखा है पहले, प्लूटोनियम, थोरियम है ना, यूरेनियम पढ़ा रखा है बहुत डिटेल से, तो परेशान मत होइए। कल हम उस आर्टिकल को बहुत विस्तार से कवर करेंगे, क्योंकि दोस्तों आज स्थिति ऐसी बन रही थी कि मैं आज लेक्चर ये रिकॉर्ड नहीं कर पाता या लेक्चर को अपलोड नहीं कर पाता। फिलहाल थोड़ा सा भी मुझको समय मिला क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था, ठीक है, अपने मोबाइल फ़ोन से पढ़ रहा था, कंटेंट यहाँ पर बन रहा था थोड़ा थोड़ा करके, तो थोड़ा सा जैसे मौका मिला मैंने समय निकाला और यहाँ पर इस वीडियो को प्रेजेंट किया। आप भी यहाँ पर कभी कभी होती है, स्थिति बनती है, लेकिन आप लगे रहिए,
मेहनत करते रहिए, अपने आप को डेडिकेटेड और डिसिप्लिन में रखिए। अब देखिए, समय चाहे कैसा भी हो, समय में बहुत सारी समस्याएं भी आ रही हैं मेरे सामने हेल्थ इश्यूज़ भी आए, चैलेंजेस आए। मैं कोई बढ़ाई नहीं कर रहा, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। चैलेंजेस आए बहुत सारे, बहुत गंभीर चैलेंजेस भी आए। थोड़ा थोड़ा समय भले ही मैंने देर से अपलोड किया हो, लेकिन मैंने पढ़ा। चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला, क्योंकि ये मेरा कर्म है, ये मेरा काम है, मुझे करना है डेली बेसिस पे, और यही मेरा कर्तव्य भी है। सिंपल सी बात है, मेरी ड्यूटी यही है। मुझे पता है, मुझे उठकर सबसे पहला काम, सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी है कि आज मेरा लेक्चर आएगा, अपलोड होगा और सभी एस्पिरेंट तक पहुंचेगा। काफ़ी लोग मेरे इंतज़ार में होंगे, इतना सपोर्ट करते हैं मुझे पर्सनली, मुझे इतने मैसेजेस करते हैं। सच में आप लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब कभी मैंने ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से लोगों का मुझे कभी सपोर्ट भी मिलेगा। सच में कभी नहीं सोचा था। तो वो मैसिव सपोर्ट मैं आज भी देख रहा था जब मैंने मैसेज किया ना, तो पर्सनली इतने सारे मैसेजेस आए। देखने को मिलता है कि भले ही मैं अगर पर्सनली देखूँ तो मेरे फैमिली मेम्बर्स के अलावा मेरा कोई दोस्त वोस्त, वैसे मैं अकेला ही हूँ, ठीक है। मतलब फैमिली मेम्बर के अलावा और कोई नहीं है, किसी के साथ ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं रहता है कि एन्जॉयमेंट चल रहा है, ये वो चल रहा है, कुछ भी नहीं रहता, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आराम से फैमिली मेम्बर के साथ बातचीत होती है, थोड़ा सा उन्हीं के साथ में है। लेकिन जब आप लोगों के साथ आता है यार, इतने सारे लोग की हैं, किसकी ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अगर मतलब कोई भी मैसेज कर दूँ, इतने सारे रिप्लाईज़ भी आ जाते हैं लोगों के, और बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। और आप लोगों के लिए सपोर्ट के लिए धन्यवाद दोस्तों। चलें फिर आज के लिए सेशन को समाप्त करते हैं। हाँ, मैं क्या कह रहा था, कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति बने, चाहे वो खुशी का माहौल हो आपके घर में, दुख का माहौल हो, दुख का माहौल कभी ना आए। भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा, किसी के भी घर में खुशी का माहौल हो। अब देखो, यहाँ पे कभी भी थोड़ा सा समय निकालो। समय अगर निकाल लेते हैं, आप पढ़ लेते हैं, आपके माइंड को पता है कि ये इंसान मुझसे ये काम करवाएगा हर हाल में, ठीक है। आप अपने माइंड को उस तरीके ट्रेन कर लो कि मुझे आज ये काम पढ़ना ही पढ़ना है। हम क्या होता है, हमारा माइंड में कभी कभी थोड़ा सा भी हम स्किप कर देते हैं ना, तो ऐसा लगता है यार छोड़ो, अब कल से पढ़ेंगे, आज का दिन निकल गया। परेशान मत हो। आप मॉर्निंग में नहीं उठ पाए जल्दी, आपका दिन थोड़ा सा बर्बाद हो गया, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, आप सोच रहे हैं अब मेरा कल से टाइम टेबल काम करेगा, ये गलती है दोस्त, ये नहीं करना। भले ही 2 बज गए हों, दोपहर के 3 बज गए हों, कुछ नहीं कराए, अभी बाकी हैं घंटे आपके, उसको प्रोडक्टिव बनाओ, ठीक है। वेस्ट मत करो टाइम, टाइम आपके लिए बहुत प्रीशियस है। जिंदगी में बहुत कुछ करना है, मम्मी पापा को प्राउड करना है, नहीं करना है, बिल्कुल करना है। सुनो, जिंदगी भर उन्होंने आपको लोगों के लिए किया है, जिंदगी भर सोचोगे, डिटेल से देखोगे, जो इंसान समझता है, मेरे साथ भी ऐसा ही है। कोई बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली से नहीं था, पेरेंट्स ने बहुत कुछ किया है, ठीक है। रिटर्न में हमारा समय है देने का। आप भी करिए मेहनत, मैं भी कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।